हेलो स्टूडेंट्स, चलो जी बच्चा, पिछले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था रेवेन्यू। क्लियर है जी बच्चा? तो सप्लायर से रिलेटेड कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है जी? सर, सप्लायर से रिलेटेड लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एनालिसिस, रेवेन्यू एनालिसिस या रेवेन्यू फंक्शन, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। सप्लायर से रिलेटेड अगर आप सोचेंगे तो नाउ दिस विल बी द लास्ट चैप्टर, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सप्लायर, बोले तो बायर और सेलर दोनों मिल जाए, दैट इज मार्केट, वो उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है जी। अभी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम याद करेंगे बच्चा। सर ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो मिलता जुलता टर्म है, कंज्यूमर वाले में भी आपने पढ़ाया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल आप सही समझे, ध्यान देंगे जी बच्चा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब हमने आपको क्या बताया था जी? कोई भी कस्टमर का इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है? टू मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फैक्शन, मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कस्टमर के पास जो भी मनी इनकम है, जो भी पैसा है, उस पैसे को बिटवीन डिफरेंट गुड्स वो कैसे खर्च करेगा सो दैट ही कैन हैव मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसी को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं बच्चे। अपने पैसे को बिटवीन डिफरेंट गुड्स हम कैसे खर्च करें सो दैट कि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज्यादा हो, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर है जी? उस समय मैंने आपको बताया था, वापस से मैं आपको एक बात रिवाइज करूं बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चे स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक फिक्स्ड, वैसा पोजीशन जिस पोजीशन से मुझे अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही बात जी? वैसा पोजीशन जिस पोजीशन से अब हमें अपने आप को उस पोजीशन को आगे या पीछे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये पोजीशन मेरे लिए फिक्स्ड है, इस पोजीशन पे मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो यहां से मुझे अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस स्टैटिक। ये चीज समझ में आ गया होगा? क्लियर है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, उसी के हिसाब से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो सकता है बच्चे? प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही बात जी? प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? सामान बना के बेचना। ठीक है जी, सामान बनाना और बना के उसको बेचना, ये प्रोड्यूसर का काम होता है। कंज्यूमर का काम होता है परचेस करना। तो कितना क्वांटिटी हम परचेस करेंगे सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये हो गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उसके अगेंस्ट में क्या होगा बच्चा? कितना क्वांटिटी हम बनाएंगे सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये हो गया प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अब समझेंगे आप, सर प्रोड्यूसर कितना क्वांटिटी बनाएगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये तो थोड़ा सा बात समझ में नहीं आया। हाँ जी बच्चे, समझो ना। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात जी बच्चे? प्रोड्यूसर को जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा। क्लियर है जी बच्चा? आ रही है बात समझ में? तो यहां प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का सिंपल वर्ड्स में मतलब ये होगा कि कितना क्वांटिटी बना के प्रोड्यूसर बेचेगा तो ही कैन हैव मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ रही बात जी बच्चे? प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कब होगा? जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड विथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड विथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अभी समझ में आ रही होगी बात आपको? समझ में आ रही है बात जी? ठीक है जी, चलो जी चैप्टर शुरू करते हैं बच्चा। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर का इंटेंशन क्या होता है? प्रोड्यूसर का इंटेंशन होता है कि कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है जी, चलो। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी at equilibrium when he derives maximum satisfaction by allocating his money income among different goods। ऑलरेडी हम बता दिए बच्चे कि डिफरेंट गुड्स में अपने पैसे को कैसे बांटे सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। चलिए, लाइक कंज्यूमर अ प्रोड्यूसर ऑल्सो एम्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर की तरह प्रोड्यूसर का भी इंटेंशन होता है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। प्रोड्यूसर सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन किस तरीके से मैक्सिमाइज हो सकता है? प्रॉफिट के टर्म्स में। दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ लेवल ऑफ आउटपुट
विच गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। कितना क्वांटिटी बना के बेचें सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हो गया प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। प्रॉफिट का मतलब यहां पे क्या होगा, तो समझो बच्चे सिंपल वर्ड्स में, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, दैट इज प्रॉफिट। बोलो बच्चा, सेल्स में से कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ द रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग सच गुड्स। हेंस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं जी, सेल्स माइनस कॉस्ट आप समझेंगे। रेवेन्यू चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, कॉस्ट चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, समझ में आ रही बात जी, क्लियर है। तो ये रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन होगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मैंने पहले भी कहा था कि प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम ये चारों चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं। बोलो बच्चा, प्रोडक्शन चैप्टर से कॉस्ट इंटरकनेक्टेड था कि नहीं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से ही हमारा एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सबका डायग्राम उसी पे बेस्ड था। तो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट था कॉस्ट, कॉस्ट के बेसिस पे होगा प्रॉफिट, रेवेन्यू, और कॉस्ट और रेवेन्यू के बेसिस पे होगा प्रॉफिट, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, चलो। नाउ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन which brings maximum profit to the producer and profit declines as more unit is produced। वो क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी अगर हम बना के बेचते हैं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, इसके बाद अगर और ज्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो प्रॉफिट वहां से डिक्लाइन करने लगेगा। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? हम जितना ज्यादा बना के बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। हम लोग पर यूनिट की बात कर रहे हैं बच्चे, समझेंगे। एक सिंपल वर्ड्स में, अभी चैप्टर के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, एक जनरल इसके पहले वाले चैप्टर के हिसाब से बोल रहे हैं। आप हमें बताएंगे बच्चे, आप हमें बताएंगे, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा प्राइस जो है वो फिक्स्ड है। अगर मेरा प्राइस फिक्स्ड होगा तो ARMR कर्व का शेप कैसा होगा? बोलो बच्चा, सर अगर प्राइस फिक्स्ड होगा तो ARMR कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी। प्राइस कर्व या एवरेज रेवेन्यू मान, कहने का मतलब है कि सपोज हम 15 रुपया चार्ज कर रहे हैं, एक यूनिट खरीदिए चाहे 500 यूनिट खरीदिए, हम 15 रुपया चार्ज कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं जी, क्लियर है जी बच्चा? चलिए, ये हो गया मेरा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब समझेंगे पर यूनिट प्राइस, एक यूनिट बनाने के लिए, बेचने के लिए कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं। आप हमें बताएंगे पर यूनिट कॉस्ट मतलब क्या होता है जी? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का शेप कैसा होता है? बोलो बच्चा। सर एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप यू शेप्ड होता है। क्लियर है जी? अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप पर यूनिट प्रॉफिट बताइए, ध्यान से एकदम, अगर अब आपसे पूछा जाए कि आप पर यूनिट प्रॉफिट बताइए तो आप कैसे पता करेंगे? अगर हम इतना क्वांटिटी बेच रहे हैं, एकदम आराम से बच्चा, सपोज क्यू क्वांटिटी, तो क्यू क्वांटिटी को बेच रहे हैं तो कितना पैसा मिल रहा है? प्राइस वाले कर्व तक जाएंगे तो पता चलेगा इतना पैसा मिल रहा है। क्यू क्वांटिटी को बनाने में कितना पैसा खर्चा हो रहा है? तो कॉस्ट वाले कर्व तक जाएंगे तो पता चलेगा कि कितना खर्चा लग रहा है, इतना खर्चा लग रहा है। पैसा जो मिल रहा है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है जी? अगर यही हम Q1 क्वांटिटी लेते हैं तो प्राइस तो उतना ही मिल रहा है बच्चा, लेकिन कॉस्ट देखेंगे थोड़ा सा कम हो गया, और तो अब मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। बात समझ में आ रहा है बच्चा? और अगर आगे बढ़ते हैं Q2 क्वांटिटी तो कॉस्ट थोड़ा सा और कम हो गया, प्राइस उतना ही मिल रहा है। समझेंगे बच्चा? मुझे आपको यह बताना था एकदम आराम से, एकदम ध्यान से, जिस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कर्व बिल्कुल मिनिमम है, जिस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कर्व बिल्कुल मिनिमम है, उस पॉइंट पे अगर उतना क्वांटिटी हम बेचते हैं तो वहां पे कॉस्ट का और प्राइस का जो गैप है, प्राइस तो इतना है बच्चा और कॉस्ट मेरा इतना हो गया, कॉस्ट और प्राइस का गैप यहां पे सबसे ज्यादा है। जहां एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम होगा और प्राइस अगर मेरा फिक्स्ड है तो वहां पे कॉस्ट और प्राइस का गैप सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा बच्चा? हाँ सर, सबसे ज्यादा होगा। तो जहां पे कॉस्ट और प्राइस का गैप सबसे ज्यादा होगा वहां पे प्रॉफिट पर यूनिट क्या होगा बच्चा? यहां पे प्रॉफिट पर यूनिट सबसे ज्यादा होगा।
ठीक है जी। तो प्रोड्यूसर कितना क्वांटिटी बना के बेचेगा सो दैट ही कैन हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, ये इस गैप से पता चलेगा। जहां गैप कम होगा, देखो बच्चा, जहां गैप कम होगा वहां प्रॉफिट कम होगा, जहां गैप ज्यादा होगा वहां प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। There are two methods of calculating producer's equilibrium level of output. कितना क्वांटिटी बना के बेचेंगे कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये क्वांटिटी पता करने के लिए देयर आर टू अप्रोचेस। एक को बोलते हैं टीआरटीसी अप्रोच, दूसरे को बोलते हैं एमआरएमसी अप्रोच। टीआरटीसी अप्रोच जो है मैंने, हाँ बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरा ध्यान है जी। टीआरटीसी अप्रोच हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोगों को एमआरएमसी अप्रोच के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे टीआरटीसी अप्रोच है क्या, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। हर क्वांटिटी पे टोटल रेवेन्यू माने सेल्स निकालिए और हर क्वांटिटी का टोटल कॉस्ट निकालिए। जिस क्वांटिटी पे रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का गैप सबसे ज्यादा है, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, टीआरटीसी वाला भी बच्चा। मान लीजिए क्वांटिटी दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। सपोज क्वांटिटी है 1 2 3 4 लाइक दैट। टोटल रेवेन्यू है 10, कॉस्ट है सपोज 7। टोटल रेवेन्यू है सपोज 25, कॉस्ट है मान लीजिए हमारा 15। टोटल रेवेन्यू है 45 एंड सपोज कॉस्ट इज 20। टोटल रेवेन्यू है सपोज 60 एंड कॉस्ट इज सपोज 45। हर लेवल पे प्रॉफिट निकालने का प्रयास करते हैं, हर लेवल पे सपोज प्रॉफिट निकालने का प्रयास करते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है जी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। पहला वाला में 10 माइनस 7 कितना आया बच्चा, 3। दूसरे वाला 25 माइनस 15 कितना आएगा बच्चा, सर 10। 45 माइनस 20 कितना आएगा जी, सर 25। 60 माइनस 45 सर 15। किस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रॉफिट ज्यादा है या सेल्स और कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, सर थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट बना के बेचेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो टीआरटीसी अप्रोच तो कुछ है ही नहीं बच्चा। टीआरटीसी अप्रोच हमारा क्या कहता है कि हर लेवल का आप प्रॉफिट निकालिए, माने सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालिए। जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट्स इट। समझ में आ गई बात जी, क्लियर है? चलिए, इसमें कुछ नहीं है इसीलिए नहीं पूछते हैं जी, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट इज एमआरएमसी अप्रोच। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इस अप्रोच के हिसाब से दो कंडीशंस हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। बोलते हैं कि ये दो कंडीशन आप चेक कीजिए, जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं प्रोड्यूसर को, उस लेवल पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने का चांस है। पढ़ेंगे बच्चे हम लोग डिटेल में, क्लियर है जी? चलो बच्चा, एकदम इजी। एमआरएमसी अप्रोच हमारा क्या कहता है, एज पर दिस अप्रोच प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। याद रखेंगे बच्चे, दो कंडीशन मैं चेक कराऊंगा आपको, दोनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई करेंगे, एक भी कंडीशन अगर मिस कर गया तो नहीं होगा। हम लोगों को जब चेक करना है तो दोनों कंडीशन एक साथ चेक करने, हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, क्लियर है जी? तो जहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे दैट विल बी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है जी। कंडीशंस हमारा क्या क्या है? पहला कंडीशन है एमआर इक्वल्स टू एमसी। पहला कंडीशन क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान देंगे जी बच्चे, एज लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन, देख लेंगे बच्चा, एज लॉन्ग एज एमसी इज लेस देन एमआर, marginal cost is less than marginal revenue, it is profitable for the producer to go on producing more because it increases his profit। ध्यान देंगे बच्चे, एकदम आराम से, एकदम इजी है बच्चा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है जी? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? सर एक एडिशनल यूनिट बनाने में कितना एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हुआ, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, क्लियर है जी?
एक एडिशनल यूनिट बनाने में कितना एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बच्चे, एक एडिशनल यूनिट अगर बेचते हैं तो उससे कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। अब समझेंगे क्या कह रहे हैं, जब तक मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से कम है, कम, ठीक है जी बच्चे, मार्जिनल कॉस्ट अगर मार्जिनल रेवेन्यू से कम होगा तो क्या होगा, सोचो बच्चा, एक एडिशनल यूनिट बनाए, सपोज मार्जिनल कॉस्ट है सपोज 10 रुपया, एक एडिशनल यूनिट बनाए, छठा यूनिट बनाए तो 10 रुपया खर्चा हुआ, और छठा यूनिट अगर हम बेचे तो सपोज हमको 14 रुपया मिला। आप बोलो बच्चे, एक एडिशनल यूनिट बेचने से हमें 14 रुपीज मिला और उस एडिशनल यूनिट को बनाने में हमको, एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में 10 रुपया खर्चा हुआ। बोलो बच्चा, मेरा एडिशनल प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? सर ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा। तो समझ में आ रही बात जी? तो जब तक, समझो बच्चे एकदम आराम से, इधर 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 हमारी तरफ, जब तक एक एडिशनल यूनिट बनाने से एडिशनल कॉस्ट माने मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है, जो पैसा हमें मिल रहा है उसके अगेंस्ट में, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल कॉस्ट जब तक कम होगा तब तक मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, तो हम कंटिन्यू प्रोडक्शन करते जाएंगे। जैसे ही अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, हम सपोज क्वांटिटी है मेरा 10वां यूनिट, 10वां यूनिट बनाए तो 10th यूनिट बनाने में हमको सपोज 76 रुपीज खर्च हुआ और 10th यूनिट बेचे तो 68 रुपीज ही मिला। आप बताओ बच्चा, इस 10th यूनिट को बना के बेचने में हमें प्रॉफिट एडिशनल होगा कि नुकसान होगा? माने मेरा टोटल प्रॉफिट बढ़ा कि घटा? सर 10th यूनिट बनाने में प्रॉफिट लेवल घट गया। समझ में आ रही बात जी? तो जब तक MCMR से कम है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, तब तक प्रोड्यूसर एक एक यूनिट बना के बेचना पसंद करेगा, क्योंकि उसकी प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जिस पॉइंट पे वो ज्यादा हो जाएगा, उस पॉइंट पे चूंकि वो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ। समझेंगे बच्चे? हम लोगों को अपना डिसीजन थोपना नहीं है मैनेजमेंट पे, कंपनी पे, हम लोगों को सिर्फ ये बताना है कि भैया इतना क्वांटिटी बना के बेचिएगा तो इस लेवल पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब आपको वो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन करके दे देना है। समझ में आ रही बात जी? हमारा पार्ट सिर्फ कैलकुलेशन है। क्लियर है बच्चा? तो समझेंगे। तो आप सोचेंगे जब तक लेस होगा वो तो कंटिन्यू करेगा प्रोडक्शन, ग्रेटर होगा तो वो प्रोडक्शन नहीं करने, वहां उतना क्वांटिटी बेचना पसंद नहीं करेगा क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन उसका कम होने लगा, तो वो किस जगह पे जाके रुकेगा? सर वो उस जगह पे जाके रुकेगा जहां MRMC के बराबर होगा, क्योंकि इससे कम होगा तो वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि अभी भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, इससे ज्यादा होगा तो प्रॉफिट घटने लगा। हमको निकालना है वो लेवल जिसपे कि सबसे मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम कहां होगा? जहां MRMC के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है जी? अब देखेंगे वही कंडीशन इन्होंने यहां पे दिया है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। तो एज लॉन्ग एज MC इज लेस देन MR, इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म, दैट्स व्हाई इट विल कंटिन्यू प्रोडक्शन एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। क्लियर? दूसरा कंडीशन भी है बच्चा, दूसरा कंडीशन भी है मजेदार, MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर, MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इक्वल्स टू MR। जिस जगह पे MR MC के बराबर है उसके बाद MC मस्ट बी ग्रेटर देन MR। पहले मैथमेटिकली हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद ये सेकंड वाला कंडीशन हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। ठीक है जी? चलो बच्चा आ जाओ तो थोड़ा सा समझेंगे। जहां प्राइस की बात होगी दो केसेस आएंगे, हम लोगों ने रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा है। केस नंबर 1 व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, और केस नंबर 2 क्या होगा? व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। तो यहां पे भी दो केसेस होने लगेंगे हमारे। अगर प्राइस फिक्स्ड होगा तो कितना क्वांटिटी बना के बेचेंगे कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अगर मेरा प्राइस फिक्स्ड नहीं है, किसी को कम में दे रहे हैं, किसी को ज्यादा में दे रहे हैं, तो कितना क्वांटिटी बना के बेचेंगे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चलो बच्चा कंडीशंस याद रखेंगे। क्या क्या कंडीशन था? पहला कंडीशन क्या था? अपने को चेक करना है कि कहां MRMC के बराबर है, और दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है जी बच्चा? दूसरा कंडीशन ये है जिस जगह पे
MRMC के बराबर है, उसके बाद आफ्टर दिस पॉइंट MC मस्ट बी ग्रेटर देन MR। हम लोग पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करना सीखते हैं बच्चे, उसके बाद लॉजिक समझाएंगे आपको, ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन में प्राइस या एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं MRMC। चलो बच्चा फटाफट से कितना हो जाएगा जी, पहला का 12 मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा यूनिट बेचे तो कितना पैसा मिला 24 रुपया, दूसरा यूनिट बेचने में एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला जी सर 12 रुपया, तीसरा में एक्स्ट्रा कितना मिला सर 12। सर याद आ गया सर, आपने बताया था अगर प्राइस फिक्स्ड होगा तो AR MR और प्राइस तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो बच्चा यहाँ पे बराबर है कि नहीं, क्लियर है जी। चलिए जी, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। पहला का टोटल कॉस्ट है 13, तो मार्जिनल कॉस्ट भी हो जाएगा बच्चा 13। सेकंड में देखेंगे, दूसरा यूनिट बनाए तो 25 रुपया, दूसरा यूनिट बनाने में एक्स्ट्रा कितना पैसा लगा सर 12 रुपया लगा। सर वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, मैंने कहा था बच्चा जिस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट निकाला ही नहीं जा सकता है उस क्वेश्चन में हम लोग किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में ठीक है जी। चलो, थर्ड यूनिट बनाए तो एक्स्ट्रा कितना पैसा लगा जी सर 5 रुपया और 4 रुपया 9 रुपया एक्स्ट्रा लगा। फोर्थ यूनिट बनाने में कितना लगा सर 8 रुपया एक्स्ट्रा लगा। फिफ्थ यूनिट में कितना लगा सर 12 रुपया एक्स्ट्रा लगा। सिक्स्थ यूनिट में कितना लगा 4 रुपया और 14 रुपया एक्स्ट्रा लगा। ठीक है जी। चलो बच्चा आ जाओ, पहला कंडीशन हम लोगों का क्या है, फर्स्ट कंडीशन है वेयर MR इक्वल्स टू MC। आप हमें बताएंगे, इस शेड्यूल में हम लोग चेक करेंगे कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां MR MC के बराबर है। देखो बच्चा, देखेंगे MR MC के बराबर है जी, कितना क्वांटिटी में, सेकंड यूनिट में। और कहां MR MC के बराबर है, तो फिफ्थ यूनिट में MR MC के बराबर है सर। देखो बच्चा, फिफ्थ यूनिट में भी MR MC के बराबर है, दो केसेस आ गए, कोई दिक्कत नहीं जी। अब इन दोनों में कितना क्वांटिटी बना के बेचेंगे सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है जी बच्चा। कोई दिक्कत नहीं जी, नहीं सर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। पहला कंडीशन MR इक्वल्स टू MC, ये दो केसेस में सेटिस्फाई हो रहे हैं। दूसरा कंडीशन देखेंगे, जिस जगह पे MR MC के बराबर है उसके बाद, मतलब कि थर्ड यूनिट में या सिक्स्थ यूनिट में, जहां MR MC के बराबर है उसके बाद MC मस्ट बी ग्रेटर देन MR। चेक करो बच्चा, जिस जगह पे MR MC के बराबर है उसके बाद क्या थर्ड यूनिट में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है, नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए बच्चे। आगे देखेंगे, जिस जगह पे MR MC के बराबर है उसके बाद माने सिक्स्थ यूनिट में क्या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है, हाँ सर ज्यादा है, तो दोनों कंडीशन फिफ्थ यूनिट पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो दिस इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट मेरा कितना यूनिट हो जाएगा जी, फिफ्थ यूनिट। समझ में आ रही बात जी बच्चे, तो इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा फिफ्थ यूनिट। बात समझ में आ गया बच्चा। अब समझेंगे लॉजिक क्या है हमारा इंटेंशन। मैंने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आपको मतलब क्या बताया था, वो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो उस क्वांटिटी से ज्यादा बनाएंगे तो प्रॉफिट डिक्लाइन करने लगे। दिस इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। आप देखेंगे अगर हम सेकेंड यूनिट पे ही रुक जाते हैं क्योंकि MR MC दोनों बराबर है, तो अगर हम थर्ड यूनिट बनाते हैं, सोचो बच्चा, तो थर्ड यूनिट बनाने में एक्स्ट्रा एक एडिशनल यूनिट अगर थर्ड यूनिट बनाए तो कितना पैसा हमको मिलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू से पता चलेगा कितना पैसा मिलेगा बच्चा। थर्ड यूनिट आएंगे तो बनाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा सर 12 रुपया मिलेगा। और अगर वो थर्ड यूनिट हम बनाते हैं तो बनाने में खर्चा कितना लगेगा सर 9 रुपया। दो यूनिट बनाए तो जो खर्चा लगा सो खर्चा लगा,
एडिशनल थर्ड यूनिट बनाने में एक्स्ट्रा 9 रुपया खर्चा लग रहा है और उसको बेच रहे हैं तो हमको एक्स्ट्रा 12 रुपया मिल रहा है। तो एडिशनल माने तीसरा यूनिट बेचने से पैसा ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? सर ज्यादा मिल रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए हम दूसरे पे नहीं रुकेंगे। बात समझ में आ रही है जी? कोई दिक्कत नहीं जी बच्चा? हाँ सर। अब देखो फिफ्थ यूनिट के बाद वाले यूनिट में देखेंगे, छठा यूनिट बनाने में एक्स्ट्रा कितना पैसा लग रहा है? सर 14 रुपया लग रहा है और छठा यूनिट बेचेंगे तो एक्स्ट्रा कितना पैसा मिल रहा है? 12 रुपया। देखेंगे अब जैसे ही सिक्स्थ में जाएंगे 2 रुपया का नुकसान हो जा रहा है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको क्या बताया जी बच्चे? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब हमने आपको यही बताया कि वो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपका प्रॉफिट डिक्लाइन कर जाता है। तो सिक्स्थ यूनिट पे जैसे ही बढ़े हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन किया कि नहीं किया बच्चा? इसीलिए हम फिफ्थ पे ही रुक जाएंगे कि भैया यही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट का सिचुएशन है। समझ में आ रही है बात जी? क्लियर है जी बच्चा? कोई दिक्कत नहीं जी? नहीं सर, बात समझ में आ गया। तो ये दो कंडीशन याद रखेंगे इक्विलिब्रियम का। जहां एमआरएमसी के बराबर हो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उस क्वेश्चन में आप चेक कर लेंगे कि कहां एमआरएमसी के बराबर है। ठीक है जी? और दूसरा कंडीशन, जिस जगह पे एमआरएमसी के बराबर है उसके बाद एमसी मस्ट बी ग्रेटर देन एमआर, क्योंकि उस जगह पे हमको जाना नहीं है, वहां से प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगेगा। समझ में आ रही बात? चलो बच्चे आगे। सर इसका भी डायग्राम बनेगा? बिल्कुल डायग्राम हम लोग बना सकते हैं बच्चा। मैथमेटिकली तो समझ में आ गया हम लोगों को फटाफट से कि कितना क्वांटिटी बना के बेचेंगे तो वी कैन हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। डायग्रामेटिकली एकदम इजी। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी या आउटपुट, यहां पे हम लोगों को चेक क्या करना है जी? एमआरएमसी अप्रोच। तो वाई एक्सिस पे लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। अगर प्राइस फिक्स होता है तो एमआर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है? बोलो बच्चे बोलो। सर प्राइस अगर फिक्स होता है तो उस कंडीशन में अभी तो हम लोगों ने चेक किया कि अगर प्राइस फिक्स होगा तो एआर एमआर सब बराबर होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं जी? क्लियर है जी बच्चा? तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया अपना। अब आप हमें बताएंगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है? सर मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज यू शेप्ड। तो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यू शेप्ड। समझ में आ रही बात जी? अब एकदम आराम से एकदम मेरी तरफ देखते चलेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे बच्चे। इक्विलिब्रियम में हम लोगों को क्या चेक करना है? कहां एमआरएमसी के बराबर है, कंडीशन नंबर 1। और दूसरा कंडीशन, जिस जगह पे एमआरएमसी के बराबर है उसके बाद एमसी मस्ट बी ग्रेटर देन एमआर। यही चेक करना है बच्चा। देखेंगे कहां कहां एमआरएमसी के बराबर है। तो सर यहां तो 2 पॉइंट दिखा रहा है, से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये दोनों पॉइंट पे एमआरएमसी के बराबर है बच्चा। कोई दिक्कत नहीं जी? नहीं सर, यहां तक में दिक्कत नहीं। ठीक है जी बच्चा? तो हम लोगों को क्या करना है? कौन कौन से जगह पे एमआरएमसी के बराबर है? तो 2 पॉइंट है जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सिर्फ पहला कंडीशन सेटिस्फाई होने से नहीं होगा जी बच्चे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है जी? अब हम लोगों को चेक करना है जिस जगह पे एमआरएमसी के बराबर है उसके बाद एमसी मस्ट बी ग्रेटर देन एमआर। क्लियर है जी? देखेंगे, से दिस इज क्यू, इसके बाद सपोज दिस इज Q1। क्या Q1 में MC MR से ज्यादा है? चेक करके देखते हैं बच्चे। Q1 क्वांटिटी में MR कितना है? दिस पॉइंट। Q1 क्वांटिटी बनाने में मार्जिनल कॉस्ट कितना लग रहा है? दिस पॉइंट। कम लग रहा है कि नहीं? देखो बच्चा, मार्जिनल कॉस्ट कम लग रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है। तो क्या Q1 क्वांटिटी पे MC इज ग्रेटर देन MR? नहीं सर। तो दिस इज पॉइंट A इज नॉट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही बात जी? दूसरे में चेक करते हैं, सपोज दिस वन, सपोज दिस इज Q3। इस जगह पे एमआरएमसी के बराबर है, इसके बाद सपोज दिस पॉइंट Q4। Q4 क्वांटिटी अगर बनाते हैं तो बना के बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? दिस पॉइंट।
एडिशनल बनाने में कितना खर्चा लग रहा है सर? ज्यादा खर्चा लग रहा है। तो Q3 क्वांटिटी के बाद MC इज ग्रेटर देन MR, इसीलिए Q3 क्वांटिटी इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। बात समझ में आ गया? देखो बच्चा, in the above diagram output is shown in the x-axis, marginal revenue, marginal cost, average revenue is shown on the y-axis. both AR and MR curves are straight line parallel to x-axis already, क्योंकि प्राइस फिक्स्ड है। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं बच्चे। MC curve is U-shaped, producers equilibrium is determined at OQ level, OQ4 level suppose, OQ4 है बच्चा, OQ3 level, producers equilibrium level is at OQ3 level of output. At this level both the conditions of producers equilibrium are satisfied. बात समझ में आ गया होगा? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो डायग्रामेटिकली हम लोगों ने कर लिया जी। फटाफट से डायग्राम लिख लो बच्चा, बस एकदम कंप्लीट। हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पहला केस था बच्चा, व्हेन प्राइस वाज फिक्स्ड। केस नंबर 2, व्हेन प्राइस इज नॉट फिक्स्ड। प्राइस अगर फिक्स नहीं होगा उस कंडीशन में क्या होगा देखेंगे। जैसे जैसे ज्यादा क्वांटिटी हो रहा है प्राइस हम कम कर रहे हैं। जो लोग 1 किलो खरीदे उनसे 8 रुपया पर यूनिट लिए, जो 2 किलो लिए उनसे रेट थोड़ा सस्ता कर लिए, जो 5 किलो लिए उनसे सबसे सस्ता रेट लिए। जो ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करेगा ऑब्वियस ही बात है कि रेट पर यूनिट हम उनसे क्या लेंगे जी? कम लेंगे। क्लियर है जी? चलो बच्चा, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है जी, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, फटाफट से कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। फर्स्ट का मार्जिनल रेवेन्यू 8, दूसरा सामान बेचे तो 14 रुपया मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला जी सर? 6, उसके बाद से 4, उसके बाद से 2 एंड 0। मार्जिनल कॉस्ट फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे, 6, 5, 4, 5, 6। क्लियर है जी? कितना क्वांटिटी बना के बेचेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? MRMC अप्रोच के हिसाब से देयर आर 2 कंडीशंस। क्या क्या है जी बच्चे? मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर कहां है सर? एक ही जगह तो बराबर दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, एक ही जगह बराबर दिखाई दे रहा है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है जी। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, क्या 4th यूनिट एडिशनल यूनिट बनाने में मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा लग रहा है इन कंपैरिजन टू द मार्जिनल रेवेन्यू? यस, 4th यूनिट बना रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। इसका मतलब 3rd यूनिट इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझ लेंगे बच्चा। बच्चे इसमें क्या करते हैं जी? बच्चे इसमें गलती करते हैं, 4th वाला ही आंसर लिख देते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे बच्चा। समझ में आ रही बात जी? 4th यूनिट सिर्फ चेक करने की बात है, जहां MRMC के बराबर है, और उसके बाद चेक करना है कि उसके बाद क्या MC ग्रेटर देन MR है। इसका मतलब अगर MC ग्रेटर देन, इसका मतलब ये नहीं कि 4th आंसर हो जाएगा, आंसर 3rd ही होगा। क्लियर है जी? चलिए फटाफट से बोल दिए बच्चे, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन था। डायग्रामेटिकली एकदम इजी है बच्चा, आराम से, बस आपके हेल्प की आवश्यकता होगी इसमें। मुझे फटाफट से थोड़ा सा हेल्प करके बता दो तो बच्चा मुझे। इस केस में क्या है जी? व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, माने इन अदर वर्ड्स व्हेन प्राइस इज नॉट फिक्स्ड। यही है ना जी? हाँ सर यही है। आप बताएंगे अगर प्राइस फिक्स्ड नहीं होगा तो AR-MR कर्व का शेप कैसा होता है? बोलो बच्चे बोलो। सर अगर प्राइस फिक्स नहीं होगा तो AR-MR कर्व दोनों अलग अलग होता है एंड आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। याद आ रहा है जी रेवेन्यू चैप्टर? ये हो गया बच्चा हमारा AR कर्व।
ये हो गया जी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एमआर कर्व, कोई दिक्कत नहीं जी, क्लियर है बच्चा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे बच्चा, कंडीशंस। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होगा सर? मार्जिनल कॉस्ट कर्व तो ऑलवेज यू शेप्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही बोले बच्चा। दिस इज एमसी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जिस पॉइंट पे एमआर एमसी के बराबर है, दिस इज द पॉइंट क्यू। आप चेक करेंगे बच्चे यहां एमआरएमसी के बराबर है कि नहीं? हां सर, यहां एमआरएमसी के बराबर है। समझ में आ रही बात जी? अब आप लोग आगे भी चेक कर सकते हैं जी बच्चा। इस पॉइंट के बाद सपोज दिस इज Q1, क्या मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू? हां सर, इस पॉइंट के बाद एमसी इज ग्रेटर देन एमआर। इसका मतलब दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ गई बात जी? फटाफट से, in the above diagram producers equilibrium is determined at OQ level. At this level MR equals to MC and MC is greater than MR after MR equals to MC। मैं फटाफट से बोल दिया बच्चे, कंडीशंस वही हैं। चलिए जी फटाफट से डायग्राम बना लेंगे इसका बच्चा, बस चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में बहुत कम 2-4 क्वेश्चंस हैं। पांच क्वेश्चंस हैं बच्चे, बस ये पांचों क्वेश्चन मैं पहले ही आपको बोल देता हूं, ऑल द 5 क्वेश्चंस विल बी होमवर्क फॉर यू। ये पांचों क्वेश्चन बनाने का आप प्रयास करेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट इसमें और है ब्रेक इवन पॉइंट का और शट डाउन पॉइंट का, सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं अभी तक। ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट से क्वेश्चंस बहुत शायद ही पूछते हैं, लेकिन कोई जरूरी है हमारे ही टर्म में पूछ दें, इसीलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट भी हम आपको पढ़ाएंगे। समझ में आ रही बात जी? तो ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट, अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट, फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय।